Again, we are assembled here due to the purpose of in-house meeting. And today, our resource person, our principal sir, Surinath Yadav sir, and today the topic is adopting inclusive practices in classroom. It is very interesting and very energetic topic, and this topic discussed today by our principal sir. So I would request to our principal sir please to come and to say something about this topic. Very thank you, sir, and good afternoon all our colleagues. All we know that we collected here for a in-house meeting, and the topic of today is adapting inclusive practices in classroom. This is a problematic topic, and we teachers always face this type of problems. Now I am going to start. Teachers in classroom all over the world warn about the destructive behaviors and other disabilities of students that has reached alarming levels in the recent time. एक टीचर क्लासरूम में बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव क्लासरूम में बहुत सारी बाधाएं उसके सामने आती हैं। कुछ तो बाधाएं जो होती हैं जो स्टूडेंट के डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जो स्टूडेंट टीचर के क्लास में बाधा पहुंचाते हैं उसकी वजह से, और दूसरा जो होता है डिसेबिलिटीज। कुछ ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो विकलांग होते हैं या उनका लर्निंग लेवल जो होता है थोड़ा कम होता है, देर से समझते हैं या कम सुनते हैं या कम देखते हैं। इस तरह से बहुत तरह के जो स्टूडेंट हैं हर कक्षा में रहते हैं और वे टीचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। The frequency of outbursts has left teachers wondering how they can provide a safe and inclusive learning environment. इतनी सारे डिस्टर्बेंस होते रहते हैं तो टीचर के सामने यह समस्या आती है कि किस तरह से उन्हें एक सुरक्षित और सबको साथ लेकर चलने। ऐसा नहीं है कि हमारे क्लास में यदि मान लेते हैं कि 40 स्टूडेंट हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं, उसमें बहुत तरह के डिफरेंसेज हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं। उनका जो बैकग्राउंड लेवल है वो भी इक्वल नहीं है। बहुत सारे जो समाज में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ के गार्जियन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ के गार्जियन बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं। उनका इकोनॉमिकल लेवल भी एक समान नहीं है। तो इस तरह से बहुत डाइवर्सिटीज या डिफरेंस टाइप के बच्चे स्कूल में आते हैं। तो टीचर के कोई ऐसा नहीं है कि वह केवल जो उसमें ब्रिलियंट बच्चे हैं उन्हीं को लर्न कर सिखाए। उसमें जितने भी बच्चे हैं उनकी जैसी एबिलिटी है, वो उनकी एबिलिटी लो हो सकती है, मीडियम हो सकती है, हाई हो सकती है, तो सबको साथ लेकर चलना। तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि एक टीचर अपने क्लास के सभी बच्चों को किस तरह से साथ लेकर चले, सब में किस तरह से वो कौन सा कार्य करे कि सब में एक तरह का डेवलपमेंट हो। There is something
इनसाइड एवरी पर्सन दैट सेट, प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर यह सोचता है, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं। माई डार्केस्ट नाइट विल एंड, एवरी वन थिंग कि दुख के दिन जाएंगे और सुख के दिन आएंगे। माई डार्केस्ट नाइट विल एंड, हमारी जो अंधेरी रात है, अंधेरी रात जो है हमारे सारों दुख का प्रतीक है, और जो दिन है सुख का प्रतीक है। तो हम सब लोग सोचते हैं कि हमारा जो कष्ट का दिन है वो समाप्त होगा। एंड सन विल राइजेज अगेन, और पुनः सूर्योदय होगा। सूर्योदय होगा, लेकिन सूर्योदय तो नेचुरल है, होते रहता है, लेकिन हम सोते हैं तो सूर्योदय हो गया रहता है, उसके बाद हम जागते हैं। यानी हम सूर्योदय सुबह कैसे होता है, उसका रंग कैसा होता है देख नहीं पाते हैं, क्योंकि स्लीपिंग हमारे लिए बहुत क्या कहते हैं, फेवरेट है। जागना उतना फेवरेट नहीं है जितना स्लीपिंग फेवरेट है। इफ़ आई एम अपलिफ्टेड बाई दैट वन हैंड, यदि हम किसी को या जो भी हमारे अंदर एबिलिटी है उसको हम अपने एक हाथ से उठा लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो अंधेरा है वह जल्दी समाप्त हो जाएगा। नाउ आवर फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ Abdul Kalam said, when learning is purposeful, yeah, when learning is purposeful, पर्पजफुल, या जो हम पढ़ते हैं या जो हम सीखते हैं वह कब उद्देश्य पूर्ण होगा। क्रिएटिविटी ब्लोजम व्हेन क्रिएटिविटी ब्लोजम्स, नहीं, क्रिएटिविटी ब्लोजम, जब कार्य फलने फूलने लगेगा, अर्थात जो हम कुछ भी कार्य करते हैं जब उसका रिजल्ट दिखाई देगा तो उस समय हमारा जो लर्निंग होगा उद्देश्य पूर्ण होगा। व्हेन क्रिएटिविटी ब्लूजम, हमारी जो कार्य है कब फलने फूलने, अर्थात कब उनका परिणाम दिखाई देगा या कब वे परिणाम दिखाने योग्य होंगे। थिंकिंग इन अमिट्स, जब हम उत्पादन करने के विषय में सोचेंगे। व्हेन थिंकिंग इन अमिट्स, जो हम सोचते हैं वह कब उत्पादन करने योग्य होगा। नॉलेज इज फुली लाइट, जब हमारा ज्ञान है वो चमकदार होगा। व्हेन नॉलेज इज फुली लाइट, हमारा जो नॉलेज है वह कब चमकदार होगा। इकोनॉमिक फ्लोरिशियस, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, फ्लोरिशियस विकास होगा। हम इतने सारे प्रयत्न करते हैं, इन सारे प्रयत्नों से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होता है तो वो हमारे कार्य नहीं माने जाते हैं। कार्य वही होता है कि कार्य की दिशा में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं हम दिन रात पढ़ते रहते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं
तो जो भी सोचेगा या क्या सोचेगा कि केवल दिखाता था कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, पढ़ता नहीं था। ऐसा होता है, आप लोग देखते हैं कि बहुत से बच्चे बुक खोल के बैठ जाते हैं और वैसा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे होते, केवल दिखावे के लिए दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। नाउ सी हियर सम पिक्चर्स। All you think yourself that when you are alone and when you are in the groups, what you feeling if you are alone, and what you feeling when you are in the group? You understand? You think that if I single teacher or one single student come to school to reading, then what he will feel? He will feeling bad. यदि कोई मान लेते किसी को अकेला छोड़ दिया जाए, एक टीचर यहाँ पढ़ाने के लिए आए, कोई एक बच्चा पढ़ने के लिए आए, तो वह कैसा अनुभव करेगा? तो यहाँ ये फिगर कहता है कि इंक्लूसिव मतलब हर तरह के बच्चे एक साथ बैठकर लर्न करें, सीखें। आप देखते हैं कि आप जिस क्लास को पढ़ाते हैं उसमें हर तरह के बच्चे आते हैं। कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं और कुछ देखने में उनका वो हैंडसम होते हैं, कुछ अगली होते हैं। लेकिन टीचर को उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेकर सबको समान शिक्षा देनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि तरह तरह के गुब्बारे हैं, आप देखते हैं कि एक गुब्बारा लाल है, ये काला है, ये येलो है, ये ग्रीन है, लेकिन उसके अंदर जो हवा भरी गई है उस हवा का रंग कैसा है? सब में अलग अलग रंग की हवा भरी गई है, उस गुब्बारे का रंग अलग है, लेकिन सब में एक ही हवा भरी गई है। तो टीचर का यह कर्तव्य होता है कि वह सबको एक समान शिक्षा दे, एक समान सबको सिखाए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ब्रिलियंट हैं आप उनको बहुत आगे बढ़ा दिए और उसमें जो मिडिल हैं या लो हैं उनको पीछे छोड़ते चले गए, तो और भी पीछे छूटते चले जाएंगे। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको साथ लेकर या सबके साथ शिक्षा क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज ए लर्निंग इन्वायरमेंट दैट promotes the full personal, academic and professional development of all learners. इंक्लूसिव शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जिसमें वातावरण के रूप में जिसे परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें पर्सनल वैयक्तिक, एकेडमिक शैक्षिक एंड प्रोफेशनल और व्यावसायिक विकास लर्नर्स मतलब जो सीखने वाले हैं उनका वैयक्तिक, शैक्षिक और व्यावसायिक विकास हो सके। There are many types of learners in the classes. All we see and all we think that there are many types of students in our classes. Some are talented and some are medium and weak,
एंड अदर्स आर डिसेबल्ड लर्नर्स। उनमें से कुछ टैलेंटेड होते हैं, कुछ मीडियम में होते हैं, कुछ लो होते हैं और कुछ डिसेबल्ड होते हैं जो विकलांग, अर्थात वो सोचने में वो कम सोचते हैं या उनकी आँख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है। इस तरह के बच्चे हमारे सामने आते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स दैट दे टेक केयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। तो एक टीचर का यह उत्तरदायित्व है कि वह हर तरह के बच्चों को अपने क्लास में सीखने का उनको अवसर प्रदान करें, किसी के प्रति किसी तरह का भेदभाव न करें। Now see here many figures. These figures are says something to us. In figure first you see that one boy is black and one is white. One teeth has broken. लेकिन आप देखेंगे कि वो दोनों बच्चे कितने खुश हैं। आप चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि दोनों बच्चे खुश हैं। उनके अंदर ये भावना नहीं है कि हम गोरे हैं, हम काले हैं। उनके अंदर एक ही विचार सोच है कि हम लर्नर हैं और एक ही चीज हमको लर्न करना है। तो इस तरह से हमारे बच्चों में भी होता है। हम अपने क्लास में देखते हैं कि कोई बच्चे गोरे काले के आधार पर या दूसरी तरह के जो भेद उनमें कमियां हैं, कुछ में ज़्यादा गुण हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब साथ रहते हैं। दूसरा फिगर आप देखेंगे, दो आपस में बातें करते चल रहे हैं। इसको कहते हैं इंटरेक्शन। आप लोग भी आपस में बातें करते हैं और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, हो सकता है कि दूसरे को समझ में आए, आपको समझाते चले जाते हैं। इधर भी देखेंगे 3 बच्चे हैं, वो भी और डिफरेंस हैं, एक तरह के हैं, लेकिन उनका सोशल जो बैकग्राउंड है देखने से लगता है कि वो डिफर हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, इनको आप देख रहे हैं कि ये कितने खुश हैं। और यहाँ भी सब बच्चे, लेकिन यहाँ जो एक फैमिली दिख रहा है ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली लग रहा है और उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेज सके या उसके आसपास कोई स्कूल नहीं होगा, दूर दराज के क्षेत्रों में रहता होगा। These are the some programs launched by our national government or provincial government. The district education program 1985, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको अधिकार दिया गया था कि अपने जिले में शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे ताकि उसमें सभी को समान रूप से शिक्षा दी जा सके। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई और उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए और उन बदलावों को अभी आप देख रहे हैं कि 2020 के नई शिक्षा नीति में उसमें संशोधन किया गया, उसको बदल दिया गया। द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड लॉन्च्ड इन 1987। तो जो अक्षम बच्चे हैं, किसी तरह से विकलांग हैं, चलने फिरने में, सुनने में, देखने में, उनके एजुकेशन के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1987 में। द पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995, 1995 में भी उन्हीं बच्चों के लिए जो अक्षम हैं
उनके लिए एक कानून बनाया गया, द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन स्कीम लॉन्च्ड इन 1974। 1974 में भी जो अक्षम बच्चे हैं उन्हीं के लिए कुछ शिक्षा में सुधार किया गया, उनके लिए कुछ नए प्रावधान किए गए। द सर्व शिक्षा अभियान 2000 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया कि सभी को शिक्षा दी जाए। इसके अंतर्गत और 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा उन्हें फ्री बुक, कॉपियाँ, ड्रेस ये सब सरकार द्वारा दिए जाते हैं ताकि बच्चे स्कूल में प्रेजेंट हो सकें। मेकिंग ऑल स्कूल्स डिसेबल्ड फ्रेंडली बाई 2020। जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और उन बदलावों के आधार पर आपको नई तरह से शिक्षा दी जा रही है, देनी शुरू हो गई है, अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। 1930 तक पूरी तरह से लागू कर देने का प्रावधान है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो सबको साथ लेकर या सबको साथ रख के सीखने की जो शिक्षा है उसके कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें टीचर को अक्षरशः पालन करना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन विथ स्टूडेंट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन विथ स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वी सी दैट मोर टीचर्स टेक केयर ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंड इग्नोर टू वीक एंड मीडियम स्टूडेंट्स। आप भी अनुभव करते हैं क्योंकि आप बराबर क्लास में जाते रहते हैं। जो तेज बच्चा होता है उसको सभी ध्यान देते हैं, जो कमज़ोर होता है उसको कमज़ोरी की ओर ही छोड़ देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें सारे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जिस बच्चे को जो ज़रूरत है उसके अनुसार उसे सिखाना चाहिए। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी को समान शैक्षिक अवसर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर जो रीडिंग करने में ठीक बच्चा है डेली उसी को खड़ा कराएंगे, डेली उसी से रीडिंग कराएंगे। ऐसा नहीं, आप हर बच्चे को मौका दीजिए कि वह आपको रीडिंग करके सुनाए। स्कूल एडाप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, स्कूल को यह देखना चाहिए कि किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसी शिक्षा उसको चाहिए। इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट, जो सभी को समान शैक्षिक लाभ देना चाहिए। अर्थात जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को एक समान जो शिक्षा का लाभ मिलता है वो लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। द स्टूडेंट्स व्यूज आर लिसन्ड टू एंड टेकन सीरियसली। ऐसा होता है कि हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो केवल पढ़ाते हैं, बच्चों की नहीं सुनते हैं। तो हमारा यह दायित्व है कि हम बच्चों की सुने और जो भी बातें उनकी होती हैं उसे सीरियसली, गंभीरता से लें। इंडिविजुअल डिफरेंसेज बिटवीन स्टूडेंट्स आर ए सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट ए प्रॉब्लम। हमारे क्लास में जो भी बच्चे आते हैं वो प्रत्येक से भिन्न हैं, कोई छात्र एक समान नहीं है, हर एक दूसरे से भिन्न है। तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी भिन्नता को पहचानें। रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट ए प्रॉब्लम, और उनमें जो भी समृद्धि है
या जो भी विभिन्नता है वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी कोई एक समान नहीं है, न बच्चे एक समान हैं, तो यदि एक समान नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम ऐसा प्रयास करें ताकि वो एक समान हो सकें। नाउ प्रैक्टिसेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हम सबको समान शिक्षा देने का अभ्यास कैसे करें। हम लोग सुनते हैं कि बच्चा नहीं करता है, तो मान लेते हैं कि हम एक दिन कह दिए तो बच्चा करने लगे, ऐसा होता नहीं है। हमको उसे प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को डेली स्कूल आना है, तो डेली स्कूल आने के लिए सुबह हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ भी हम प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं डॉक्टर होता है, एडवोकेट होता है। डॉक्टर इलाज करता है तो उसको कहा जाता है कि डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, ये नहीं कहा जाता है कि इलाज कर रहा है। जब तक वह डॉक्टर रहेगा तब तक प्रैक्टिस ही करता रहेगा, क्योंकि डेली उसके सामने नई नई प्रॉब्लम आती रहेंगी और डेली वह प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वह किसी को ठीक नहीं कर सकेगा। वैसे ही एडवोकेट होता है, ये भी कहा जाता है कि वो इस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन टीचर के लिए ये कहा जाता है कि वह इस स्कूल में टीचिंग कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। वो नहीं कहा जाता है कि वह स्कूल में प्रैक्टिस कर रहा है। हम भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, क्योंकि डेली नई नई प्रॉब्लम आती रहती हैं। टाइप ऑफ सम स्टूडेंट quarreling in the class, noising in the class, not obey your directions, type of from 10 or 15 days you say that all students manage hairstyles, but they did not do so. It means I should not ignore. I should this work in our practice. The practices of development inclusive schools involves. तो जो निम्नलिखित प्रैक्टिसेज जो अभ्यास हैं उसे हमें इंक्लूसिव स्कूल की शिक्षा में शामिल करना चाहिए, जो शामिल करने योग्य हैं। Understand inclusion as a continuum process, not a one-time event. तो बच्चे क्या जो भी प्रॉब्लम है या जो भी उसके लिए आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब लगातार उसको प्रक्रिया में बना के रखें। नॉट ए वन टाइम इवेंट, यह एक समय की घटना के लिए नहीं है। स्ट्रेंथिंग एंड सस्टेनिंग द पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, सभी को मजबूती देना और सभी को संभालना और सभी की सहभागिता ये जरूरी है। उसमें students, teachers, parents and community members in the work of the school. The work of the school, स्कूल का जो भी काम है बच्चों को सिखाना है, तो केवल टीचर का दायित्व नहीं है। जिसके बच्चे हैं अर्थात पेरेंट, उनका भी दायित्व है कि वह भी स्कूल के कार्य में अपना सहयोग करें, अर्थात अपने बच्चों के सीखने में स्कूल का सहयोग करें। स्टूडेंट भी सीखने का प्रयास करें, टीचर भी सिखाने का प्रयास करें। इसके लिए कम्युनिटी, जहां हम आसपास रहते हैं वहां का जो मानव समुदाय है उसका भी दायित्व बनता है कि आपको अच्छी बातें सिखाएं।
आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी बहुत से लोग हैं जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं। यदि आप किसी को गाली देते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करो, गाली मत दो, झगड़ा मत करो। कम से कम इतना सीख तो देते हैं आपके कम्युनिटी के लोग। रीस्ट्रक्चरिंग द कल्चर, जो मनुष्य का रहन सहन है उसको अभी खराब हो गया है तो पुनः उसका निर्माण करना। पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज इन स्कूल्स, स्कूल के लिए नीतियाँ और अभ्यास आयोजित करना। रिस्पॉन्ड टू द डाइवर्सिटी ऑफ पीपुल्स, बच्चों में या शिशुओं में जो डाइवर्सिटी, विभिन्नता है, विविधता है, उसको उत्तरदायी पूर्वक समझें। विद इन देयर लोकेलिटी, अपने स्थानीयता के स्तर पर। ऐसा नहीं कि हर जगह की डाइवर्सिटी एक जैसी है। झारखंड की डाइवर्सिटी कुछ अलग है, बंगाल की अलग है, दिल्ली की डाइवर्सिटी अलग है। आप वहाँ रहने के लिए जाइएगा तो वहाँ रहने के तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो उनको यहाँ के रहने के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। प्रोवाइडिंग एन एसेसिबल कुरिकुलम एंड एप्रोप्रिएटेड, बच्चों को सर्वसुलभ उपयुक्त पाठ्यक्रम प्रदान करना। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्कूल में बहुत हार्ड कुरिकुलम, हार्ड किताबें उनको सुपुर्द कर दें ताकि उनको सीखने में कठिनाई हो। क्योंकि वन मेथड ऑफ लर्निंग फ्रॉम इजी टू हार्ड, सबसे पहले बच्चों को आसान सिखाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ते चला जाना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर स्टाफ एज वेल एज स्टूडेंट्स, जो विद्यालय में स्टाफ हैं और स्टूडेंट हैं उनको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, उन सपोर्ट्स या सहायता की पहचान की जानी चाहिए ताकि बच्चों और शिक्षकों को उस तरह की जो सहायता है उनको प्रदान की जा सके। नेक्स्ट यू सी जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो, लिंगानुपात। हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में जो गर्ल्स स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और बॉयज स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, तो उनमें जो यहाँ दिखाया गया मेल डिसेबल्ड 18%, जो बॉयज स्टूडेंट हैं वो अयोग्य हैं, उनका परसेंटेज 18% है। फीमेल डिसेबल्ड 14% है। जो गर्ल स्टूडेंट हैं डिसेबल्ड अर्थात अयोग्य हैं, उनका परसेंटेज 14% है। इसी तरह से फीमेल नॉन डिसेबल्ड 38%। जो गर्ल स्टूडेंट हैं जो अयोग्य अर्थात विकलांग नहीं है, उनका परसेंटेज जो है 38% है। ये अटेंडेंस परसेंटेज है। डेली ये लोग विद्यालय में इस अनुपात में उपस्थित होते हैं। एंड मेल नॉन डिसेबल्ड 30%, और जो बॉयज स्टूडेंट हैं वो 30% जो स्कूल की इंक्लूसिव लर्निंग है उसमें सम्मिलित होते हैं। We know that all inclusive learners may be male students or female students. The ratio of these disabled male students 18% and female disabled students ratio 14%. So that like this type, female non-disabled 38% and male disabled ratio is 30%.
Now, types of disabilities. Types of disabilities. मतलब जो अयोग्यता के प्रकार हैं, जो स्टूडेंट किस आधार पर वो अयोग्य हैं अर्थात विकलांग हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि की क्षति या हानि, जिसको किसी को कम दिखाई देता है तो वह भी एक डिसेबिलिटी है। हियरिंग डिसेबिलिटी, सुनने की अयोग्यता। मेंटली रिटार्डेड, जो मंद बुद्धि के होते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड और आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, जो शरीर के किसी अंग से विकलांग हैं या किसी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है उस आधार पर विकलांग हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटी आप देखते हैं कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बच्चे बहुत देर से सीखते हैं। तो जो बहुत देर से सीखते हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। स्पीच डिसेबिलिटीज, स्पीच डिसेबिलिटीज, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत जानते हैं लेकिन आपके सामने बोल नहीं सकते हैं। तो टीचर का ये दायित्व होता है कि उसको स्पीच अर्थात बोलने का उचित समय दिया जाए ताकि वह सबके सामने अपनी बातों को रख सके। इमोशनल डिस्टर्बेंस लीडिंग टू बिहेवियर प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक बाधाएं। लीडिंग टू बिहेवियर प्रॉब्लम्स, वो व्यवहार को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न करती है। तो टीचर ऐसा करें कि उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का उचित अवसर दें। जैसे पहले कहा गया है कि वो विद्यालय में केवल उनको न सुनाएं, उनकी भी सुने। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इन द मिडिल यू सी थॉट ऑफ द ईयर 2004, ये 2004 में ऐसा सोचा गया। A well thought out inclusive education program has the potential to meet the diverse educational needs of all children। ये कहता है कि जो विद्यालय है, विद्यालय में चारों तरफ से बच्चे आते हैं, वे हर तरह के होते हैं। जिसे एरो से दिखाया गया है, सबसे पहले एरो लेते हैं चिल्ड्रेन इन रिमोटेड ट्राइबल एरियाज। स्कूल में बहुत दूर से बच्चे आते हैं, ट्राइबल बच्चे भी आते हैं, तो वे इसी स्कूल में आते हैं जो स्कूल बीच में बनाया गया है। एंड ये लोग आते हैं दिस कार्नर, बिलो कार्नर, स्ट्रीट चिल्ड्रेन, यू में से गली बॉय, सड़क छाप बच्चे, जो सड़क पे घूमने वाले बच्चे होते हैं उनको भी स्कूल में आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है या करना चाहिए ताकि वे बच्चे सड़क पे ना घूमें या अर्थात गांव की गलियों में ना घूमें। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन ऑफ माइग्रेंट लेबर, चिल्ड्रेन ऑफ माइग्रेंट लेबर। आई एम ए migrant labor. If any child read in this school, that child says migrant laborers, children of migrant labor, प्रवासी मजदूर के बच्चे। अर्थात बहुत से लोग हैं जो अपना घर छोड़कर बाहर में काम करते हैं, वहाँ अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वहाँ के स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं,
तो वे माइग्रेंट लेबर के बच्चे कहलाएंगे। IMS एल्सो ए माइग्रेंट, प्रवासी आदमी हैं। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन विथ HIV, एड्स एंड अदर क्रोनिक इलनेस। ये दो बीमारियों के बारे में जानते हैं, HIV एड्स, और दूसरी बहुत सी पुरानी बीमारियां हैं, उनसे भी ग्रसित बच्चे विद्यालय में आते हैं। उनके लिए, सबके लिए अलग अलग विद्यालय तो है नहीं, हर तरह के बच्चे एक विद्यालय में पढ़ते हैं। गर्ल्स लिविंग इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस, लड़कियां जो कठिन परिस्थितियों में रहती हैं। आप कहीं कहीं देखते हैं कि बहुत दूर से बच्चे और बच्चियां 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचती हैं और वहाँ लर्निंग करती हैं। तो आज तो ये समस्या नहीं रह गई है, क्योंकि ये स्कूल का दायित्व है कि आपको घर से स्कूल लाए और आपको सिखाए। आपको बहुत दूर पैदल जाना नहीं पड़ता है, सारा स्कूल उसकी व्यवस्था कर दिया है। चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज, बहुत सारे बच्चे हैं जो विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए भी अलग से उस स्कूल में अलग तरह से स्पेसिफिक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि वे भी वहाँ पढ़ सकें। वर्किंग चिल्ड्रेन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी हाली है अर्थात खराब है कि वे यदि काम नहीं करेंगे तो न तो उन्हें खाना मिलेगा, न तो उन्हें फीस जमा करने के लिए पैसे पास में आएंगे, इसलिए वे काम करते हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये इस तरह के जो भी जितने बच्चे हैं सब स्कूल में आते हैं और स्कूल उन सबको एक साथ मिलाकर उनको सिखाने का प्रयत्न करता है और उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस, जरूरत और आवश्यकता। All you know that it is need that all citizen or all children of our country learn and become important person. For this, our constitution prepared many rule and regulation that every child of our country can take good education. The first, to fulfill the constitutional responsibility, संविधान द्वारा सबको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। जो भी एजुकेशनिस्ट हैं या जो संस्थाएं हैं, सबको संविधान द्वारा यह दायित्व दिया गया है कि वो सभी को शिक्षित करें। जैसे अभी आप बहुत सारे विद्यालयों में देखते हैं, आप अपने भी विद्यालय में देखते हैं, बीपीएल बच्चों की व्यवस्था है। बीपीएल बच्चों से कोई स्कूल फी नहीं लेता है, केवल वो अपने घर से आते हैं, पढ़ते हैं। तो इस संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। इसी आधार पर पहले हम सुनते थे कि जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो बाद में ये सोचा गया कि नहीं, केवल इतने से काम नहीं चलेगा, रोटी, कपड़ा और मकान कमाने से ही सारा काम हल नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए, सबको शिक्षित करना चाहिए। और उसमें और जोड़ा गया स्वास्थ्य।
अपने देश के हर नागरिकों को, बच्चों को स्वस्थ रखना सरकार का दायित्व है। इसलिए आप देखते हैं कि सरकार आपको फ्री वैक्सीन दे रही है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। टू इनेबल चिल्ड्रेन टू स्टे विथ देयर फैमिलीज, जो इनेबल, जो सक्षम बच्चे हैं, उनसे कहा गया है कि वे अपने परिवार के साथ रहें या जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है उनके साथ रहें। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, हेल्दी सिटीजनशिप मतलब स्वस्थ नागरिक, सुदृढ़ नागरिक। तो मनुष्य बालकों में सुदृढ़ नागरिकता का विकास हो, इसके लिए सरकार या संविधान में व्यवस्था, सरकार ने संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो विश्व में जिस तरह से बहुत सारे देश अपने यहाँ अपने देश के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उस तरह की शिक्षा आपके देश में भी लागू हो, इसके लिए गवर्नमेंट हर तरह से प्रयत्नशील है। जो विदेशों की शिक्षा प्रणाली है उसको अपने देश में लाके लागू कर रही है। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आप अपना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए आपकी यह आवश्यकता है कि आप अपना रिस्पेक्ट स्वतः करें। फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी type of in the during COVID, we take the digital education by online classes. This is the modern technology, and we are taking training here. This is the result of new technology. तो इस तरह की जो शिक्षा की व्यवस्था है न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। आपके पास सेल फोन, हेडफोन, क्या क्या सब रखते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन का आंसर खोजना चाहे सारा मिल जाएगा। आप उसकी सहायता से आप अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर सोशल इक्वालिटी, जो इंक्लूसिव लर्निंग है वह समाज में समानता लाने के लिए है। सेल्फ रिलिएंट, आत्मनिर्भर, ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसमें आप भी हैं। तो आप भी, आपका दायित्व है कि आप भी निर्भर बने और अपने बच्चों को अर्थात जो आपके लर्नर्स हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। नाउ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। तो शिक्षा सभी के लिए है, लेकिन कुछ लोगों के साथ जबरदस्ती करने पर भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, शिक्षा से वंचित रह पाते हैं। कुछ लोग स्वतः ही शिक्षा अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अधिकारों की सुरक्षा। यदि आप एजुकेटेड पर्सन हैं, लर्न पर्सन हैं, तो आप अपने अधिकारों के बारे में समझते हैं और उनका यदि कहीं हनन होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए आप संघर्ष कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, जो भी स्किल हैं, जो भी कौशल हैं, उसकी पहचान करें। टीचर का दायित्व है कि हर बच्चों में हर बच्चे एक समान नहीं है। आप देखते हैं कि कुछ बच्चा जो है ड्राइंग बनाने में अच्छा है,
कोई ऐसा बच्चा है जो गाना गाने में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, और कोई, जिन बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, कहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और इस तरह से कोई एडवोकेट बनेगा, कोई जर्नलिस्ट बनेगा। तो उसमें जो बनने की रुचि है, तो उनकी रुचियों को पहचाना जाए और उस तरह से उनमें स्किल डेवलप करने का प्रयास किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम अपने परिश्रम द्वारा सबको डॉक्टर बना देंगे, ऐसा नहीं है, या सबको इंजीनियर बना देंगे, ऐसा भी नहीं है। उसमें से ऐसा नहीं है कि सबको हम क्रिकेट का खिलाड़ी बना देंगे, खिलाड़ी बना देंगे, लेकिन सबको क्रिकेट का नहीं बना सकते हैं। उसमें कोई हॉकी खेलेगा, कोई वॉलीबॉल खेलेगा, कोई फुटबॉल खेलेगा, कोई लंबा कूदेगा, कोई ऊंचा कूदेगा। तो इस तरह से जिसमें जिस तरह का स्किल डेवलप करने का आइडिया आपके अंदर आए, उस तरह का स्किल उसमें डेवलप करने का प्रयास करें। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल कॉन्शियसनेस, उसके अंदर सामाजिक चेतना का विकास करना। हमारा समाज क्या है, हम समाज में किस हैसियत से रहते हैं, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, इनको पहचानने की या इसकी भावना का उसमें विकास करने के लिए उस तरह की शिक्षा उन्हें दें। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, वी सी दैट our world is changeable and also challenges are also changeable. So day by day we face some new challenges. All you see that before further 2 hours we face one new challenge, कोविड। तो इसका हम कैसे इसका फेस कर सामना कर सकते हैं, उससे जो नई समस्याएं आएंगी, नई चुनौतियां आएंगी, उन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने लर्नर को तैयार करना। डेवलप ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड भाईचारे की भावना बनाना, न कि समाज में नफरत पैदा करना। तो शिक्षक होने के नाते और शिक्षा का यह उद्देश्य होता है कि वह सब में अपने नागरिकों में भाईचारे की भावना का विकास करे। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा तो सबको दी जानी चाहिए और सबको शिक्षा दी जाती है, लेकिन टीचर का दायित्व हो कि उसको क्वालिटी एजुकेशन दे, गुणकारी शिक्षा, जिससे वह अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक बन सके। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, यू सी हियर आर सम स्टूडेंट्स and they facing different problems. In figure 1 you see that one student catch his head and thinking like you, like the students. वह सोच रहा है, पढ़ नहीं रहा है। वह सोच रहा है कि हम क्यों बैठे, हमको मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती हमको बैठा दिया है। यदि हम यहाँ नहीं बैठते तो बाहर बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते। तो बच्चों को खेलने का भी समय दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि संडे को आप अपने बच्चे को 10 बजे ही खेलने को भेज दें।
10 दिन में भी संडे को भी बच्चों के खेलने का समय होता है कि किस समय वो खेलेंगे। यदि सभी बच्चे अपने घर से नहीं निकले हैं, आपने अपने बच्चे को घर से अकेले भेज दिया, तो वह बाहर जाके क्या करेगा? कोई बच्चा खेलने वाला नहीं मिलेगा तो कैसे खेलेगा? तो इसलिए आपका यह दायित्व है कि बच्चे को तभी भेजें जब आपके सोसाइटी के सारे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। इन सेकंड फिगर यू सी दैट student also feeling sorry. It means he is looking weeping. तो उसको भी खेलने का समय नहीं दिया गया है। एंड नेक्स्ट वन स्टूडेंट सिटिंग एलोन, मतलब उसको भी अकेला रख दिया गया है। जैसे बहुत से बच्चे ऐसा होते हैं कि बाहर जाते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो गार्जियन करते हैं उनको घर में अकेला रख देते हैं। तो वैसा स्टूडेंट है कि उसको अकेला घर में रख दिया गया है। वह कितना आराम से तो नहीं, वह कितना तकलीफ से बैठा हुआ है। नेक्स्ट one student is smiling with his pencil. वह पढ़ रहा है लेकिन सोच रहा है, अपने पेंसिल के साथ सोच रहा है कि काश हम बाहर होते तो कितना खुश होते, अपने मित्रों के साथ कैसे खेल रहे होते, क्योंकि खेलने के समय उसको बाहर नहीं भेजा गया है। And next is very important and very essential. That figure says that the fighting between husband and wife, between husband and wife also affect the children. यदि घर में बच्चों के माता पिता दिन भर लड़ते रहते हैं तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। आप फिगर में देख रहे हैं कि बच्चे खड़े होकर देख रहे हैं, उनको अपने माता पिता पर तरस आ रही है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ये बच्चे फेस करते हैं। और ये लास्ट में होमवर्क, बर्डन ऑफ बुक्स, यदि 5 किलो का स्टूडेंट है तो उसके ऊपर 10 किलो का बोझ है। तो ये इस प्रॉब्लम का भी हर स्टूडेंट जो है फेस करता है इस प्रॉब्लम को। तो इनसे बच्चों को छुटकारा दिलाने का प्रयास अध्यापक को करना चाहिए। नेक्स्ट rough copy. Yeah, maybe this is it, in higher education. The student take only one copy, go to classes and everything write in one fair copy, and when he go to home then complete his fair copy. Problems faced by students, यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट फेस करते हैं। इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। यदि किसी स्टूडेंट में हीन भावना उसको में भर जाती है तो वह उससे उबर नहीं पाता है। जैसे मान लेते कोई बच्चा सोचता है कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, इस तरह की भावना जब उसमें भर जाती है तो वह उससे उबरने का प्रयास नहीं करता है। जब उबरने का प्रयास करेगा तो उबर जाएगा, लेकिन प्रयास करेगा तब। तो इस तरह की भावना यदि किसी में भर जाए, या ये बच्चा सोचे कि हम बहुत गरीब हैं, हमको नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है,
ऐसा नहीं है, गरीबों को भी नौकरी मिलती है। आप जब कोई बड़ी परीक्षा का रिजल्ट निकलता हो तो वो पेपर में पढ़िए उनका बैकग्राउंड कैसा होता है। कोई फल बेचने वाला होता है, कोई मछली बेचने वाला होता है, उनके बच्चे वो सिविल सर्वेंट बनते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की शक्ति में कमी या समझ में कमी। समझ में कमी क्यों होती है कि वह समझने का प्रयास नहीं करता है। जैसे आप लोग बहुत हमेशा देखते हैं कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। आप उनको कुछ दूसरा कहते हैं, वो अपने क्लास बेंचमेट से बात करते रहता है तो समझ नहीं पाता है और उसकी जो नासमझ है वो बनी रहती है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, अपने आपके पास जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनको एडजस्ट का समायोजित करना है। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सलूशन कौन निकालेगा? या तो जिसको प्रॉब्लम है वो निकालेगा या वो किसी और से सलाह लेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको बुखार हो गया है, ये आपकी प्रॉब्लम है, तो उससे छुटकारा कैसे पाएंगे? डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके अनुसार बताई गई दवाओं का प्रयोग करेंगे। नहीं तो आप सोच लिए कि हमको बुखार है तो रहेगा ही जब तक आप दवा ना लेंगे। आइसोलेटेड एंड सेग्रीगेटेड, आइसोलेटेड, जिसको अलग कर दिया जाता है। जैसे उधर बैक वाले पेज में आप देखे थे, एक बच्चे को अलग कर दिया गया है। एकांतवास, कोविड के समय किसी को आइसोलेशन में कर दिया जाता था तो उसके पास कोई रहता नहीं था, अकेले रहता था। खाना भी उसको बहुत बड़ी लाठी से वहाँ से दूर से उसको खाना दिया जाता था। तो उसका जीवन कितना कष्टमय उस समय लग रहा होगा। सेग्रीगेटेड, अकेलापन या वियोग। जैसे पहले बताए थे कि आप अकेले यहाँ स्कूल में आके बैठें तो आप कितना पढ़िएगा। यदि आप किसी को पढ़ते हुए देखते हैं तो आपके अंदर भी इच्छा जागती है कि हम भी पढ़ें। आप अकेले हैं तो आपके अंदर कोई इच्छा नहीं जगेगी। पढ़ें, सोएं, खेलें, कूदें, क्या करें, कोई आपके अंदर विचार नहीं आएगा। लैग बिहाइंड, जैसे आप देखते हैं कि आप बच्चों को होमवर्क देते हैं, यदि वो समय से कंप्लीट नहीं करता है तो धीरे धीरे पीछे चलते चला जाता है और वह आपके काम से बहुत पीछे रह जाता है। फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन, फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन, वह किसी कार्य को अतिरिक्त भार समझने लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा वर्क दे दिया गया, हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो केवल सोचने से तो कंप्लीट नहीं होगा, बहुत बड़ा काम भी मिल गया तो शुरू करने से कंप्लीट होगा। जब आप उसको शुरू करेंगे तो आपके अंदर ये फीलिंग होगी कि कैसे हम इसको जल्दी समाप्त करें। जैसे आपको खाना दिया जाता है तो आप सोचते हैं कि जल्दी जल्दी खा लें, क्योंकि बाहर खेलने जाना है तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, तो जो भी विद्यालय हैं वैसा वातावरण बनाते हैं कि वहाँ आपको हर तरह से सुरक्षित रह सकें। जैसे ये रूम में है तो इस रूम में आप सुरक्षित हैं, आपको न तो लू लगेगी, न शीतलहर लगेगी, न यहाँ अंधेरा है, हर तरह से यहाँ सुरक्षित हैं। प्रदूषण विहीन भी हो सकता है। लैक ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अपने आपको विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी, अर्थात आपको अपने विचार रखने नहीं दिया जाता है। जैसे आप चाहते हैं कि हमको अभी लड़ना है
जब आपको लड़ने का समय नहीं दिया जाएगा, मतलब कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई, तो इस तरह से आपको उस तरह की अपने विचारों को व्यक्त करने की छूट देनी चाहिए। जैसे क्लास में यह है कि आपको बात करने का समय दिया जाना चाहिए, टाइम टू टॉक। तो हम कभी कभी देते हैं बच्चों को कि आप तो 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, तो ये भी जरूरी है। इंट्रोवर्ट नेचर, अंतर्मुखी प्रकृति। कुछ ऐसे व्यक्ति या बच्चों को आप देखे होंगे कि केवल अपने में लीन रहते हैं, दूसरी दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे आजकल आपका मोबाइल है तो आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। यदि आपको मोबाइल चलाने का समय मिले, आज़ादी मिले, आपका डेटा फुलफिल रहे, तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में लीन रहेंगे। तो ऐसी स्थिति ही अंतर्मुखी प्रकृति कहलाती है। तो इस तरह के व्यक्ति जो कुछ होते हैं, जो अपने में लीन रहते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं। निगेटिव अप्रोच, नकारात्मक पहल या सोच। साइनेस, संकोची। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन पूछने में संकोच करते हैं, इसलिए उसके क्वेश्चन का सलूशन नहीं मिल पाता है और वो उनके लिए वो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों रह जाती है। नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर। ये आपका दायित्व शुरू हो रहा है। ऑल यू आर रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड हियर स्टार्ट योर रोल। यदि आपको इस तरह का बच्चा दिखाई दे तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा? इंटरेक्शन विथ फैमिली, इंटरेक्शन विथ फैमिली। आप अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करेंगे या बच्चे के फैमिली के साथ इंटरेक्ट करेंगे? यहाँ दोनों हो सकती हैं। आप अपने फैमिली के साथ भी इंटरेक्ट हो सकते हैं, बच्चे के फैमिली के साथ। यहाँ बच्चे के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चे के फैमिली के साथ आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा कि बस बच्चे में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। हम इतना ध्यान दे रहे हैं और लेकिन गार्जियन उतना ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। इसके लिए उसके फैमिली से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। आपके पास भी समस्याएं हैं। समटाइम द टीचर्स also fight with his wife and sons and daughters, and when he entered in the school, then he started fight to students. Then this is problem of teacher. So teacher should solve their problems. Next, to develop new learning strategies. जब हम देखते हैं कि बच्चा को जो भी हम रणनीतियाँ अपनाकर उनको में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं वे सब कारगर नहीं हो रही हैं, तो आपको नई रणनीति बनानी पड़ेगी। ये आपको माइंड को क्लिक करना पड़ेगा कि कौन सी रणनीति अपनाएं कि वह जल्दी से और अच्छी तरह से सीख सकें। टू एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जो आपका आत्मविश्वास है उसमें विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्यों का त्यों रहे। आप जो भी पढ़ाएं फुल कॉन्फिडेंस की तरफ पढ़ाएं। एक शेर है, जब भी झूठ बोलें आवाज़ भारी रखें। तो जो भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय आपकी आवाज़ कमज़ोर नहीं रहनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम बोले जा रहे हैं तो गलत नहीं बोलेंगे। वो ये क्या कहा, टंग स्लिपिंग, जुबान फिसल जाती है, कुछ बोलना कुछ होता है और मुंह से आवाज़ कुछ निकल जाती है, तो उतनी गलती हो सकती है, तो उसमें आप सुधार अपना कर सकते हैं। टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज, अपने लर्नर को स्पेशल फैसिलिटी देनी चाहिए। आप देख रहे, आप जब पढ़ाते पढ़ाते उसको देख रहे हैं कि इतनी फैसिलिटी देने के बाद भी वह नहीं सीख रहा है, तो आपको किसी नई फैसिलिटी का इजाद करना होगा, तभी आप उसको अच्छा लर्नर बना सकते हैं। टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स, मतलब आपको वैयक्तिक या व्यक्तिगत ज़रूरत क्या है, आप उसको देखें, उसकी देखभाल करें, अपने ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास स्वयं करें। टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट्स, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को बाहर लाइए, उनको पहचानिए और उनका प्रयोग अच्छे नागरिक बनाने में खर्च कीजिए। टू इनकुलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एबल बॉडीज चिल्ड्रेन, पॉजिटिव एटीट्यूड, जो भी लर्नर आपके पास आता है उसके मन में पॉजिटिव मनोभाव बैठाने का प्रयास कीजिए। मैनी टाइम्स टीचर्स से इट विल नॉट डन बाय यू, आजकल आप लोग मोबाइल में सुन रहे होंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, एक सब जोक की तरह आता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन टीचर का यह दायित्व है कि कभी अपने लर्नर से ये ना कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अर्थात हमको उसे ऐसा मोटिवेट करना है कि तुम ही कर सकते हो इसको, तुम्हारे अंदर ऐसी एबिलिटी, तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता है कि तुम उसे कर सकते हो। जैसे तुलसीदास कहते हैं कि का साधी रही बलवाना, जब रामचंद्र हनुमान जी को सीता का पता लगाने के लिए भेजा जा रहा था, उस समय पहले देखा गया कि कौन जाने में सक्षम है। बहुत लोग तैयार हुए, लेकिन जामवंत ने कहा हनुमान से, का साधी रहा बलवाना, कि तुम बैठकर क्या सोच रहे हो। तब हनुमान जी को पता चला कि हाँ, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो अब तब उनको अपनी शक्ति को वो अपने समझे और तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि वहाँ अशोक वाटिका में जाकर बहुत फल फूल खाए, सीता का पता लगाए और लौट कर वापस आए। तो आपको इस तरह से बच्चों में इस तरह की क्षमता को भरना चाहिए कि तुम सभी क्षमताओं से भरे पड़े हो, उन क्षमताओं को पहचानो और अपनी सफलता का प्रयास करो। महात्मा बुद्ध जब मर रहे थे कुशीनगर में, तो उन्होंने जिस सुनार के घर में रुके थे वहीं बीमार पड़े, तो उन्होंने उससे कहा था, दुनिया अंधकारमय है, अपनी मुक्ति का प्रयास स्वयं करो। मुक्ति मतलब जो हमारे कष्ट हैं, उन कष्टों से छुटकारा हमको कैसे मिलेगा, ये हम ही कर सकते हैं। दुखों से छुटकारा कैसे मिला है, कैसे मिलेगा, ये इन क्षमताओं द्वारा हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं।
क्योंकि दुनिया में अंधकार ही भरा हुआ है, कहीं प्रकाश नहीं है। यू ऑलवेज मोटिवेट टू स्टूडेंट्स दैट यू आर गुड। हमेशा आपको बच्चों को कहना चाहिए कि यू आर गुड, योर वर्क इज गुड, यू में डू गुड, अर्थात कभी उसको बुरा कहने का प्रयास ना करें, भले वो बुरा करता है। यू डू इट, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। नाउ टीचिंग टाइम, yes, yes, yeah, don't fight each other. I will give only 1 minute time for talking. Your talking time is over. Teaching strategies for inclusive education. तो क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, वेयर इज फिगर? Find out. Teaching strategy for inclusive education. इंक्लूसिव मतलब सब साथ रह के पढ़ें, सब साथ रह के पढ़ें, सब साथ मिलकर आगे बढ़ें, ये स्ट्रेटजी हमको दिखना है। हाँ बस यही। कोऑपरेटिव लर्निंग, आप देख रहे हैं कि एक व्हील चेयर में बच्चा बैठा हुआ है, तो किस तरह से सब मिलकर उसको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से टीचर का दायित्व है कि जो चलने वाले हैं चाहे नहीं चलने वाले हैं, सबको किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। जैसे आप कहानियों में सुनते हैं अंधे और लंगड़े की, यही कहानी है ना, अंधे और लंगड़े की कथा। वे एक दूसरे को किस तरह से हेल्प करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो वही इस फिगर में दिखाया गया है कि हर कोई एक दूसरे का कोऑपरेट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें, सीखने में मदद करें। पीयर ट्यूटरिंग, समूह में रहकर या अपने सहकर्मियों के साथ ट्यूशन करना। मल्टी सेंसरी टीचिंग, इसमें भी बहुत सारे मेथड अपनाए गए हैं कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। जैसे डिजिटल लर्निंग ऐसा लर्निंग है जिसमें अनेक माध्यमों से आपको सीखने का अवसर दिया जाता है। जैसे देखिए इसमें फिगर दिखाया गया है, टीवी देख के पढ़ रहा है, यहाँ एक बच्चा हर एक दूसरे से सीख रहे हैं, यहाँ बच्चा अकेले पढ़ रहा है, सीख रहा है, यहाँ टीचर जो है ब्लैक बोर्ड में सिखा रहे हैं, यहाँ भी एक टेबल पर एक दूसरे से लोग सीख रहे हैं।
डिजाइन ऑफ क्लासरूम फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास, क्लास का साइज ऐसा होना चाहिए कि उसमें समुचित मात्रा में बच्चों को बैठने की जगह मिले, उचित मात्रा में खिड़कियों से हवा आ सके, उचित मात्रा में प्रकाश मिल सके। तो इस तरह से जो क्लास का साइज है वैसे बनाना चाहिए। टीचिंग एड्स, पढ़ने में जो भी सहायक सामग्रियां हैं वे बच्चों को पूरी तरह से मुहैया करानी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, टाइम का प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में 3 घंटे में क्वेश्चन करने लिखने को दिया जाता है, आप 6 घंटे लगा दें, नहीं। जो टाइम आपको पूरा करने के लिए दिया गया है उतने टाइम में ही आप उसको कंप्लीट करें। अरेंजमेंट ऑफ लाइट, प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। अटेंशन टू फिजिकल नीड्स, जो भौतिक ज़रूरतें आपको चाहिए उसको पूरा करना। स्पेशल अटेंशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था करना। या रिफॉर्म्स इन कुरिकुलम, पाठ्यक्रम में सुधार करना। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, जो आपके सीखने में जो भी वस्तुएं सहायक हों उनकी व्यवस्था करना। सिंपल क्यूरिकुलम, एडिक्वेट फैसिलिटीज, पार्टिसिपेशन इन गेम्स। कोऑपरेटिव कुरिकुलम, प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल, पार्टिसिपेशन इन co-curricular activities, multi-level and flexible curriculum. And now, National Curriculum Framework NCF 2005, normal children, children with special needs, ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल ज़रूरतों की आवश्यकता हो। एंड हियर टीचर, गिफ्टेड चिल्ड्रेन, गिफ्टेड चिल्ड्रेन मतलब जो बच्चे दूसरे स्कूल से पढ़कर आते हैं और ब्रिलियंट आपके स्कूल में होते हैं तो आपका दिल बहुत खुश होता है। नॉर्मल चिल्ड्रेन, जो बच्चे सामान्य होते हैं। मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रेन, जो मानसिक रूप से चुनौती देने वाले होते हैं। शारीरिक रूप से फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रेन, जो शारीरिक रूप से चुनौती देने वाले होते हैं। बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बाधाएं डालने वाली चीज़ें हैं या जो बाधाएं हैं। निगेटिव अप्रोच, नकारात्मक दृष्टिकोण। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुविधाओं की कमी। लैक ऑफ फंड्स, पैसे की कमी। लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव। इमोशनल प्रॉब्लम्स, सांवेगिक समस्याएं। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, शैक्षिक समस्याएं। नाउ strategies to improve inclusive education. मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा का पाठ्यक्रम है उस पर अत्यधिक बल दिया जाए।
ताकि बच्चे मेन स्ट्रीम को जल्दी सीख सकें। इनकरेज स्टूडेंट्स, छात्रों के उत्साह को बढ़ाएं, न कि उनको हतोत्साहित करें। इम्प्रूव टेक्स्ट बुक्स, जो उनके टेक्स्ट बुक हैं उनमें सुधार करें, उनको पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। स्पेशल ट्रेनिंग टू टीचर्स, जो हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग हम लोग लेंगे तो बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। तो इसलिए ये सरकार ने हमको अच्छा बनने के लिए ये ट्रेनिंग की व्यवस्था की है और हम लोग बहुत अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी अच्छा बन जाएंगे। स्पेशल ट्रेनिंग टू टीचर्स, अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देने की ज़रूरत। स्पेशल केयर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, जो आपके क्लास में स्पेशल बच्चे हैं उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इम्प्रूव मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो शैक्षिक विधियां हैं या सीखने की जो विधियां हैं उनका विकास करें। प्रोविजन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, मतलब जिन जरूरी संसाधनों की आवश्यकता हो उनको उनका प्रावधान करें। RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का यह अधिकार है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने राज्य के नागरिकों के शिक्षा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था करे। यदि आपकी सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं होती है, अक्षम होती है, तो आपका यह दायित्व है कि उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप कोर्ट के दरवाजे पर जा सकते हैं और सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य का जो आपको अधिकार मिला हुआ है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस our training time is over.